What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with Amar. कैसे हो सभी के सभी? आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा एक्चुअली में ये पार्ट 2 होने वाला है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। सीबीएसई झारखंड बिहार बोर्ड जहां पर भी आपका ये सिलेबस में हो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा अभी देखते हैं हम पार्ट 2 के अंदर हमको करना क्या क्या। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा पार्ट 1, उसके अंदर हमने जो है अधिकार का क्या मतलब होता है उसको समझा था। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं भारत के अंदर, मौलिक अधिकार क्या होते हैं इसको समझा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली समझने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं बेटा? डीपीएसपी। सॉरी बेटा बोलने के लिए, दोस्तों ही बोल लेता हूँ। ठीक है, कहीं बोलेगी भैया हम तो आप ही की उम्र के हैं, ऐसा वैसा मत सोचना यार। ठीक है, तो बना के रखते हैं, कोई नहीं। चलो, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको समझेंगे आज हम, और मौलिक कर्तव्य क्या थे, इंदिरा गांधी का क्या रोल था इसके अंदर, वो चीज भी हम आप इस वाली वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो मैं इस वाले टॉपिक को आधा कवर कराऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3 उसके अंदर ये पूरा का पूरा कवर अप करवा दूंगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट कर देते हैं। कर दे जी, चलिए कर देते हैं। देखिए, फिलहाल तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ डीपली नहीं जाऊंगा, यहाँ भी नहीं जाने वाला। यहाँ जरूर जाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से और ध्यान पूर्वक मतलब लगा करके देखिएगा। ओके, देखिए, जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था ना, उस टाइम पर पूरे समाज के अंदर अनेक प्रकार की असमानताएं थी। ठीक है, बहुत आधारों पर जो है भेदभाव भी हो रहा था बहुत से लोगों के बीच में, कोई रंग को लेकर के, कई जाति को लेकर के, कई ऊंची नीची कास्ट, ऐसे ऐसे होते नहीं थे भेदभाव। 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, सारी चीजें। ठीक है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए ये महसूस किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, मतलब कि जो हमारा संविधान जिन्होंने बनाया था ना। चलिए बताइए जरा, संविधान कब बन करके रेडी हुआ? ठीक है, लागू की नहीं बात कर रहा, रेडी कब हुआ था बन करके, उसके बारे में आपको बताना है। तो हाँ, जब वो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना सरकार को, मतलब भारत की जो भी सरकार होगी देश की, उनको कुछ ऐसे काम दिए जाए कि वो जो है लोगों की भलाई के लिए कर सके। क्या किया जाए? काम, जिससे कि वो लोगों की भलाई कर सके, लोगों का कल्याण कर सके। सरकार का मेन मकसद होता ही क्या है कि लोगों की, जनता की, प्रजा की सेवा करना है। ठीक है, ना कि उनके ऊपर राज करना है। क्या करना है हमको? सेवा करना है। सरकार का मेन मकसद यही होता है। हालांकि आजकल के समय में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है एक तरफ से, बट एक्चुअल जो वर्ड जाता है वो सेवा करना ही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि उस समय के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा था कि क्यों ना सरकार को यहाँ पर राज्य बोलने का मतलब है देश की सरकार को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सरकार को कुछ निर्देश दिए जाए नीति बनाने के लिए। नीति का मतलब क्या होता है? कुछ पॉलिसी हो गया, कुछ काम हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर नीति के रूप में एक तरफ से आते हैं। ठीक है जी, पॉलिसी या फिर काम के रूप में आते हैं। ओके, सो ये जो चीजें हैं, ये संविधान सभा के जो निर्माता है उनके द्वारा लिखी गई कि जो देश की सरकार होगी उनके पास कुछ ऐसे नीति बनाने वाले कार्य होंगे जो कि निर्देश दिए गए होंगे भारत के संविधान के अंदर। समझ आ रहा है? क्लियर है? देखिए, इसका मतलब मेन मकसद क्या है? देखिए, सिंपल सा चीज है, सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा कि वो जो है समाज के अंदर समानता किस प्रकार से लाएंगे या फिर समाज का कल्याण कैसे करेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए, समानता लाने या कल्याण करने के लिए सरकार को कुछ काम दिए गए हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा। सिंपल वर्ड से मैंने आपको ये बता दिया। इसी को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। मतलब कि क्या, सरकार को, मतलब राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कुछ पॉलिसी बनाने के लिए या फिर नीति बनाने के लिए, ताकि देश के अंदर समानता लाई जा सके या देश का कल्याण किया जा सके। ओके, तो अब जरा देखते हैं एक चीज इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये है कि क्या, जैसे कि हमारे जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम चले जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के लिए, न्यायपालिका में चले जाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो गया, हमें इंसाफ चाहिए, चले जाते हैं ना। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें लिखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल कि गरीब लोगों का जो है कल्याण करना है ना, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लेकर के आना, मतलब ऊपर उठाना उनको, है ना, तो ये सब चीजें मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये कि जो संविधान के अंदर लिखे गए ना, इस
इस वाले टॉपिक के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिस्ट के अंदर जितने भी बातें लिखी गई हैं वो सारे के सारे लागू करना ही करना है, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं बना रखा, अनिवार्य नहीं बना रखा देश की सरकार के लिए या फिर देश की जो ये राज्य है उसके लिए, जो राज कर रहा होगा उस टाइम जिसकी सरकार होगी उसको ये अनिवार्य नहीं है कि वो सारी नीतियों को लागू करेगा ही करेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसलिए मैंने लिख रखा है डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसे कि हम मौलिक अधिकार के हनन होने पे दे सकते हैं। ठीक है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए जो है हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ही तो करेगी वो काम। ठीक है, न्यायालय को बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं आपका। ओके, इसीलिए तो बहुत सारे केस राज्य के नीति तत्व वाले जो होते हैं ना पॉइंट्स, वो बहुत ज्यादा कम मतलब लागू हुए एक्चुअल रूप में। तो बहुत सारी चीजें जिनको लेकर के हम न्यायालय जा सकते थे, लेकिन संविधान के अंदर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले कोई पॉइंट्स हैं जिसको लागू नहीं कर पा रही है सरकार, तो आप न्यायालय नहीं आ सकते, उनको चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत के संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में या कौन से भाग के अंदर रखे गए हैं। देखिए, इनका जो अनुच्छेद नंबर वो है 36 से लेकर के 51 तक, और भाग जो है वो है भाग 4 में। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आई होप आपको अब ये समझ आ गया। ओके, तो चलिए जरा नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौलिक कर्तव्य। ओके, मौलिक कर्तव्य। देखिए, एक्चुअली में क्या था ना, जब आजाद हुए थे हम 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे तो सिर्फ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे, मौलिक कर्तव्य के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था किसी को भी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये किया गया, तो ये सब कुछ चलता रहा एक तरफ से। 1947 में जब हम आजाद हो गए तो उस टाइम से ये सारी चीजें जो है चलती रही, धीरे धीरे चलती रही। लेकिन एक मिनट बताता हूँ। लेकिन जैसे ये धीरे चलता रहा, इंदिरा गांधी का दौर आया। कब आया इंदिरा गांधी का दौर? 1971 में जीत करके वो आ गई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का दौर आया, तो 1976 की बात बता रहा हूँ फिलहाल, जो मौलिक कर्तव्य वाली चीजें हुई ना 1976 में हुई थी। तो इस वाले दौरान 1976 वाले के दौरान बहुत से लोग जो है, ये एक्चुअली में आपातकाल नहीं लगा था, 1975 में आपातकाल लगा था। देखिए, मैं सही से बताता हूँ आपको, 1975 से लेकर के 1977 तक आपातकाल लग रखा था पूरे भारत के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती बहुतों की नसबंदी करा रखी थी, है ना, सुना ही होगा। राजीव गांधी के द्वारा, मतलब राजीव गांधी इसका मेन वो था, मुख्य जिसने ये सब करवाया था। तो अगर आप जानना चाहें तो आप अपने पिताजी से या फिर अपनी मम्मी से या फिर अपने दादा दादी से अगर पूछ सकते तो पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या, खुद आपको लाइव बता देंगे वो। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या। जब इंदिरा गांधी सरकार में थी तो उस टाइम पर उन्होंने आपातकाल लगवा दिया 1975 से लेकर के 1977 के बीच ना। तो इस दौरान जैसे आपातकाल लगाया गया भारत के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार लोग थे, मानवाधिकार की जो रक्षा करने वाले लोग होते हैं ना, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उन लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि आप जैसे आपातकाल लगाते तो हमारे मौलिक अधिकार तो निष्प्रभावी हो जाते हैं जी, है ना, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मौलिक अधिकार हमको वापस दो, ये है वो है। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि आप सभी को सिर्फ अपने मौलिक अधिकार ही तुम्हें बस याद रहते हैं, भारत के नागरिकों को, मैं तुम सभी नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी याद दिलाऊंगी। मतलब अधिकार का मतलब क्या है कि हमको तो सरकार से डायरेक्ट अधिकार, अगर कोई अधिकार हमको नहीं मिलता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, यही होता है ना। लेकिन इंदिरा गांधी कहते हैं कि आप लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपकी कुछ कर्तव्य भी होते हैं, वो भी तो फुलफिल कीजिए। तो उस टाइम पे तो फिलहाल भारत के संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, साफ साफ बता रहा हूँ, नहीं लिखा हुआ था। तो जिसके वजह से इंदिरा गांधी को एक विचार आया कि क्यों ना भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया जाए, मतलब कि वो कर्तव्य जो एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको करना ही करना है या पालन करना ही करना है। तो ये चीजें यहाँ पर आ गई। और एक चीज, हाँ, ये बाध्य नहीं है, ठीक है, बट हाँ एज अ इंडियन आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भारत के झंडे का रिस्पेक्ट करो, ठीक है, माता पिता का वो रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं इन सब चीजों के अंदर। ओके, तो देखिए जरा इसके अंदर होता क्या है। हाँ, लेकिन मैं लिख भी रखा है यहाँ पर पॉइंट वाइज कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शुरू में नहीं डाला गया था, इन्हें बाद में शामिल किया गया था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, तब उन्होंने कहा मौलिक कर्तव्यों को बात उठाई थी कि केवल मौलिक अधिकार ही आप लोगों को पता है ना, आपको अब से मैं आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताऊंगी। कोई बोर मत होना जी, थोड़ा सही से सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखो,
तो इंदिरा गांधी की सरकार 1976 के अंदर थी, तो इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वें नंबर का संशोधन या फिर सुधार बोल लूं, संशोधन का दूसरा रूप, 42वें नंबर का संशोधन करके अनुच्छेद नंबर 51A संशोधन करा और 10 प्रकार के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के अंदर ऐड कर दिया। क्या कर दिया? शामिल कर दिया। और एक चीज और बता दूं, जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, किसी भी अनुच्छेद के सामने, मतलब किसी भी अनुच्छेद के सामने अगर आप देखते हैं कि क ख ग घ ढ़ कुछ भी लिखा है या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है ABCD कुछ भी, समझ जाइएगा कि उस अनुच्छेद के अंदर कोई नई बात ऐड की गई है। जब संविधान हमारा बना था ना, उस टाइम पे नहीं था वो, ठीक है, उसको बाद में जाकर के संशोधन करके उस चीज को ऐड किया गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 51A का मतलब क्या है कि संशोधन करके कुछ ना कुछ चीजें जो है ऐड की गई है अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर। तो जो ऐड किया गया है वो किया गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हाँ, और हाँ, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क में आता है। देखिए यहाँ भी क आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 4 क बोल लीजिए या फिर 4A बोल लीजिए, तो भी इसका मतलब यही है। ओके, तो इसके अंदर भी जो है मतलब क्या है कि संशोधन करके जो है मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया भाग के अंदर। ओके, तो शुरू में 1976 में एक चीज, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो यही है जो बार बार अक्सर पूछा गया है कि 1976 में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के माध्यम से, ठीक है। लेकिन बाद में मतलब 2002 के आसपास ये महसूस हुआ लोगों को, या फिर जो सरकार थी उनको ये महसूस हुआ कि एक और मौलिक कर्तव्य जरूर होना चाहिए जो कि नागरिकों को फॉलो जरूर करना चाहिए। वो क्या था मौलिक कर्तव्य, वो बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, परंतु बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य कहा गया। अभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। कौन से नंबर का संशोधन था वो बताइए? 86वें नंबर का संशोधन था। और जो 11वें नंबर का संशोधन जोड़ा गया था उसके अंदर कौन सी ऐसी बात थी जिसको जोड़ना पड़ा बाद में? वो ये था कि 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करवाएंगे उनके गार्जियंस या फिर उनके पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स बोले तो उनके माता पिता या फिर उनके चाचा चाची, जो भी जिनके अंडर में वो भी पल रहे होंगे, उनको जो है कौन शिक्षा प्रदान करवाएगा? उनके जिनके अंडर वो भी पल रहे होंगे, ठीक है। सो ये है पूरा आपका मौलिक कर्तव्य, ये पूरा आपका एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली तो यहाँ से बनता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से बनता है, दो चीजें बनती है। ओके, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको तो लेकर के मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। हालांकि 12 मिनट की वीडियो हो भी चुकी है, तो मैं अभी यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद। और हाँ, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन आए और मैं ऐसी वीडियो और अच्छे से बनाता जाऊं, ठीक है। तो चलिए प्लीज, धन्यवाद देखने के लिए। ओके, धन्यवाद।